वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास जो जानकारी है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब MLT, BMLT, DMLT की पढ़ाई करने वालों या फिर इस फील्ड में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। जैसे नोट्स हो तो आज का अपना मकसद साफ है भाई, ये समझना कि ये नमूने क्या हैं, क्यों इतने ज़रूरी हैं और इन्हें शरीर से लेकर लैब तक कैसे किस तरह संभाला जाता है जिससे कि नतीजे एकदम सटीक मिलें। सच में ये सोचना ही कमाल का है कि ये छोटी छोटी कोशिकाएं अपने अंदर सेहत और बीमारी के कितने सारे राज छुपाए रखती हैं। पता लगाने में, जिसे हम निदान या डायग्नोसिस कहते हैं, उसमें बहुत मदद मिलती है। और ये तकनीक आप देखें तो खास तौर पर कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनका शुरुआती स्टेज में पता लगाने में, या फिर अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस की पहचान करने में और कई दूसरी शारीरिक दिक्कतों को समझने में बेहद कारगर है। हाँ, जैसे हम अक्सर सुनते हैं पैप स्मीयर के बारे में, वो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए होता है ना। जी हाँ। या फिर वो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC जिसे कहते हैं, जिसमें वो पतली सुई से सीधे गांठ या ट्यूमर के अंदर से सेल्स निकालते हैं। तो ये कोशिकाएं शरीर से निकालने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे लेते हैं? हाँ, तो आमतौर पर इसके लिए बहुत ही नाजुक और सटीक किस्म के उपकरण इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई छोटा सा ब्रश हो सकता है, या बहुत बारीक सुई, या फिर रुई लगा हुआ स्वॉब। इनसे कोशिकाएं इकट्ठी की जाती हैं। फिर अगला स्टेप होता है कि इन कोशिकाओं को कांच की स्लाइड पर एक खास तरीके से फैलाया जाता है, जिसे स्मीयर बनाना कहते हैं। और फिर उन्हें विशेष रंगों से रंगा जाता है, स्टेन किया जाता है, ताकि माइक्रोस्कोप में उनकी बनावट, उनका आकार और दूसरी खासियतें एकदम साफ साफ दिख सकें। ठीक है, ये प्रक्रिया तो समझ आई, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि सैंपल को सही तरीके से लेना इतना जरूरी क्यों है? किन बातों का ध्यान रखना होता है इस दौरान? अगर लापरवाही हो जाए तो क्या नतीजे हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। एक अच्छा, सही तरीके से लिया गया साइटोलॉजिकल सैंपल ही सटीक जांच की बुनियाद है। आप समझिए कि जरा सी भी चूक हो जाए तो नतीजे पूरी तरह गलत हो सकते हैं। इसलिए कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अनिवार्य होता है। पहला तो है पर्याप्त कोशिकाएं, मतलब सैंपल में इतनी सेल्स होनी चाहिए कि वो उस हिस्से की सही तस्वीर पेश कर सकें जिसकी जांच होनी है। अगर कोशिकाएं कम हुई तो समझ लीजिए कहानी अधूरी रह गई और गलत नतीजे का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, सही तकनीक। हर तरह के सैंपल को लेने का एक तय तरीका होता है। जैसे पैप स्मीयर का अलग है, FNAC का अलग। सही तकनीक अपनाने से क्या होता है कि बाहरी गंदगी या दूसरी सेल्स के सैंपल में मिलने का डर, जिसे कंटामिनेशन कहते हैं, वो कम हो जाता है और हमें जांच के लिए जरूरी कोशिकाएं साफ मिलती हैं। अच्छा। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, तुरंत फिक्सेशन। सैंपल लेने के फौरन बाद एकदम तुरंत उसे एक खास केमिकल घोल में डालना होता है। इसे फिक्सेटिव कहते हैं। ये फिक्सेटिव कोशिकाओं को सड़ने गलने से बचाता है और उनका आकार, उनकी शक्ल वैसी ही बनाए रखता है जैसी वो शरीर के अंदर थी। तो अगर फिक्सेशन में देर हो गई तो, या गलत केमिकल इस्तेमाल हो गया, तो कोशिकाएं या तो सिकुड़ सकती हैं या फूल सकती हैं। उनकी अंदरूनी बनावट बिगड़ सकती है। फिर उन्हें पहचानना या उनमें बीमारी के लक्षण देखना बहुत मुश्किल या कभी-कभी नामुमकिन भी हो जाता है। समझ गया। चौथा है सही भंडारण और परिवहन। सैंपल को लैब तक सही सलामत पहुंचाने के लिए तापमान और रखने की कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि सैंपल रास्ते में खराब ना हो। पांचवा और शायद सबसे नाजुक पहलू है स्पष्ट और पूरी लेबलिंग। हर सैंपल पर मरीज का नाम, सैंपल कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, ये सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ही क्रिटिकल लगता है। बिल्कुल। लेबल में जरा सी भी चूक या कंफ्यूजन हो जाए तो सोचिए, रिपोर्ट गलत मरीज को जा सकती है, कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और छठा, जाहिर है, स्टेराइल उपकरण। सैंपल लेने में इस्तेमाल होने वाले सभी औजार, सुई, ब्रश, सब कुछ पूरी तरह साफ और संक्रमण रहित होने चाहिए, वरना सैंपल में बाहरी कीटाणु आ सकते हैं जो जांच को बिगाड़ सकते हैं। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक छोटी सी गलती का असर कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब सैंपल लेने के जो अलग अलग तरीके आपने बताए उन पर आते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों से सैंपल लेने के लिए क्या अलग अलग तकनीकें इस्तेमाल होती हैं? हाँ, बिल्कुल। सैंपल कहाँ से लेना है और क्या जांचना है, इसी आधार पर तकनीक चुनी जाती है। कुछ मुख्य तरीके मैं आपको बताती हूँ।
एक है स्क्रैपिंग। इसमें क्या करते हैं कि किसी सतह की ऊपरी परत को हल्के से खुरचकर कोशिकाएं निकालते हैं, जैसे गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स से पैप स्मीयर के लिए करते हैं, या फिर त्वचा पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई घाव हो उसकी जांच के लिए भी स्क्रैपिंग की जाती है। अच्छा। फिर है स्किन स्वॉब। ये त्वचा की सतह से सैंपल लेने का तरीका है, खासकर जब किसी इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन या त्वचा के किसी घाव जिसे लीजन कहते हैं उसकी जांच करनी हो। रुई लगे स्वॉब से हल्के से रगड़कर सैंपल लेते हैं। ठीक है। एक खास उपकरण है आयरिस स्पैचुला। ये पैप स्मीयर लेने के लिए ही बनाया गया है, लकड़ी का होता है ये। इसका डिज़ाइन बड़ा दिलचस्प है। एक सिरा चौड़ा होता है योनि से सैंपल लेने के लिए, और दूसरा सिरा थोड़ा संकरा होता है गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाएं लेने के लिए। इसे 360 डिग्री घुमाते हैं जिससे कोशिकाओं का अच्छा सैंपल मिल जाए और मरीज को कम से कम तकलीफ हो। हाँ, ये आयरिस स्पैचुला का डिजाइन तो वाकई कमाल का लग रहा है। मतलब एक खास काम के लिए कितना सटीक औजार। बिल्कुल। और एक आम तरीका है कॉटन स्वॉब। कॉटन स्वॉब, ये तो आपने देखा ही होगा। ये नम सतहों जैसे मुंह के अंदर, गले में, नाक में या गर्भाशय ग्रीवा से सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी नरम रुई ऊतकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना कोशिकाएं इकट्ठी कर लेती है। ये बिना चीरफाड़ वाला मतलब नॉन इन्वेसिव तरीका है। तो मतलब हर जगह के लिए अलग औजार और तकनीक। अच्छा, मान लीजिए सैंपल ले लिया, अब लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लायक स्लाइड कैसे बनती है? आपने स्मीयर बनाने का जिक्र किया था। हाँ, सैंपल लेने के बाद उसे स्लाइड पर तैयार करने के मुख्य रूप से 2 तरीके आजकल इस्तेमाल होते हैं। एक तो है डायरेक्ट स्मीयर मेथड। इसमें जो सैंपल लिया गया, मान लीजिए स्क्रैपिंग से या स्वैब से, उसे सीधे एक साफ कांच की स्लाइड पे पतला पतला फैला दिया जाता है। इसी को स्मीयर बनाना कहते हैं। दूसरा तरीका जो आजकल ज्यादा चलन में है, खासकर पैप स्मीयर के लिए, वो है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, LBC। ये क्या है? इसमें सैंपल को पहले एक शीशी में डालते हैं जिसमें एक खास प्रिजर्वेटिव तरल भरा होता है। फिर लैब में इस तरल में से कोशिकाओं को निकालकर मशीन की मदद से स्लाइड पर एक बहुत पतली और एक समान परत में फैलाया जाता है। इसका फायदा ये है कि कोशिकाएं अच्छे से बिखर जाती हैं, एक दूसरे पर चढ़ती नहीं है, और जो फालतू की गंदगी या म्यूकस वगैरह होता है वो भी काफी हद तक हट जाता है। इससे जांच ज्यादा साफ और बेहतर होती है। अच्छा, ये तो एडवांस तरीका हुआ। जी, स्मीयर चाहे डायरेक्ट बने या LBC से, उसके तुरंत बाद, जैसा हमने पहले बात की थी, फिक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लाइड को फौरन अल्कोहल आधारित फिक्सेटिव घोल में डुबोया जाता है या फिर उस पर फिक्सेटिव स्प्रे जैसे कार्बोवैक्स स्प्रे किया जाता है। इससे कोशिकाएं अपनी असली शक्ल में फिक्स हो जाती है, जम जाती हैं। तो अगर फिक्सेशन ठीक से ना हो या देर से हो तो मतलब कोशिकाएं पहचानी नहीं जा सकती, क्या ऐसा है? हाँ, बहुत हद तक ऐसा हो सकता है। खराब फिक्सेशन से कोशिकाओं का न्यूक्लियस यानी केंद्रक और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य वो खराब हो सकता है। उनके रंगने का तरीका बदल सकता है। फिर उनमें कैंसर या इन्फेक्शन के जो सूक्ष्म लक्षण होते हैं उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है, और इससे गलत निदान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए फौरन और सही फिक्सेशन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ गया। अच्छा, अब एक और टर्म सुनने में आता है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। ये क्या चीज है और क्यों अहम है? हाँ, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, इसका मतलब है उन कोशिकाओं की जांच करना जो शरीर की सतहों से स्वाभाविक रूप से अपने आप टूटकर गिरती हैं या झड़ती हैं। एक्सफोलिएट का मतलब ही होता है झड़ना। ये साइटोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और खासकर कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए इसका बहुत महत्व है। अच्छा, वो कैसे? जो असामान्य कोशिकाएं होती हैं, कैंसर सेल्स, वो अपने आप टूटकर शरीर के तरल पदार्थों में, जैसे पेशाब में, थूक में या फिर शरीर से निकलने वाले स्रावों, सिक्रेशंस में आ जाती हैं। तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी इन्हीं तरल पदार्थों या स्रावों की जांच करती है। सैंपल को या तो सीधे स्लाइड पर फैलाकर देखते हैं या फिर तरल को सेंट्रीफ्यूज करके गाढ़ा करते हैं और फिर उसमें मौजूद कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ओह, यानी शरीर खुद ही सैंपल दे रहा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसके आम उदाहरण देखिए।
मूत्र यानी यूरिन की जांच से मूत्राशय या गुर्दे के कैंसर का पता चल सकता है। थूक यानी स्पूटम की जांच से फेफड़ों के कैंसर का अंदाजा लग सकता है। योनि या गर्भाशय ग्रीवा के स्मीयर यानी पैप स्मीयर, उससे सर्वाइकल कैंसर का पता लगाते हैं। या फिर स्तन से अगर कोई असामान्य स्राव हो रहा है तो उसकी जांच से स्तन कैंसर का पता लग सकता है। एक और अहम बात इसमें यह है कि अगर शरीर की बंद गुहाओं जैसे पेट की झिल्ली पेरिटोनियम या फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली प्लूरा से जो तरल निकलता है जिसे सीरस फ्लूइड कहते हैं, अगर उसमें कैंसर कोशिकाएं मिलती हैं तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि कैंसर इन झिल्लियों तक फैल चुका है, मतलब मेटास्टेसिस हो गया है। अच्छा, ये तो वाकई शरीर के अंदर झांकने का एक अनोखा और अहम तरीका है। आपने शुरू में लेबलिंग की अहमियत पर बहुत जोर दिया था। जरा विस्तार से बता सकती हैं कि जांच के लिए भेजने से पहले सैंपल के साथ क्या-क्या जानकारी होनी ही चाहिए? बिल्कुल। देखिए, सटीक जांच के लिए सैंपल के साथ पूरी और सही जानकारी होना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या शामिल है मैं बताती हूँ। सबसे पहले मरीज की पूरी पहचान, उसका पूरा नाम, उम्र, लिंग और अगर कोई मेडिकल रिकॉर्ड नंबर है तो वो। फिर डॉक्टर का विवरण, सैंपल किस डॉक्टर ने भेजा है, उनका नाम, नमूना कंटेनर, वो साफ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, लीक प्रूफ हो और सही साइज का हो। उपकरण, सैंपल लेने के लिए स्टेराइल उपकरण ही इस्तेमाल हुए हों। फिक्सेटिव, कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल हुआ है ये भी मेंशन करना जरूरी है अगर हुआ है तो। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, लेबल। कंटेनर पर और साथ में भेजे जाने वाले फॉर्म पर लेबल पर साफ साफ लिखा होना चाहिए मरीज का पूरा नाम और जन्म तिथि या कोई यूनिक आईडी नंबर। सैंपल का प्रकार क्या है, जैसे पैप स्मीयर, एफएनएसी, थायराइड, यूरिन साइटोलॉजी। सैंपल लेने की तारीख और सही समय, सैंपल शरीर के किस अंग और किस सटीक जगह से लिया गया है, जैसे दाहिने स्तन का ऊपरी बाहरी हिस्सा या बायां फेफड़ा, ब्रोंकियल वॉशिंग। सैंपल लेने वाले डॉक्टर या तकनीशियन का नाम या कोड। इतनी सारी जानकारी। जी हाँ, ये सारी जानकारी ये पक्का करती है कि सही सैंपल की सही जांच हो और रिपोर्ट सही मरीज तक पहुंचे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या गलती, जैसा मैंने कहा, बहुत गंभीर परिणाम ला सकती है। लैब में रोजाना सैकड़ों सैंपल आते हैं, बिना सही लेबलिंग के सब गड़बड़ हो जाएगा। निश्चित रूप से, ये तो बहुत ही सावधानी वाला काम है। चलिए, आप कुछ खास तरह के साइटोलॉजी सैंपल्स और उनकी जांच के बारे में बात करते हैं, जिनका जिक्र हमारी जानकारी में है। हाँ, कुछ मुख्य उदाहरणों पर नजर डाल लेते हैं संक्षेप में। पहला तो पैप स्मीयर है, जिस पर हमने बात भी की। ये मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के कैंसर और कैंसर बनने से पहले वाले बदलावों, प्रीकर्सर सेल्स या डिस्प्लेजिया की स्क्रीनिंग के लिए है। पर साथ ही इससे कुछ इन्फेक्शंस जैसे कैंडिडा, फंगस या ट्राइकोमोनास, प्रोटोजोआ और सूजन का भी पता चल जाता है। सैंपल आजकल ज्यादातर LBC वायल में आते हैं या फिर पहले से फिक्स किए हुए स्मीयर के रूप में लैब में भेजे जाते हैं। साथ में मरीज की क्लिनिकल हिस्ट्री जैसे आखिरी माहवारी की तारीख, LMP और कोई लक्षण जैसे असामान्य डिस्चार्ज या ब्लीडिंग, ये जानकारी होना जरूरी है। दूसरा है सीरस फ्लूइड। ये वो तरल है जो शरीर की बंद गुहाओं में पाया जाता है, जैसे फेफड़ों के चारों ओर प्लूरल फ्लूइड, पेट में पेरिटोनियल फ्लूइड या एसाइटिक फ्लूइड और हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी जांच कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए होती है, खासकर ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर फैल तो नहीं गया। इसके अलावा इन्फेक्शन या सूजन का भी पता चलता है। अच्छा। फिर है ब्रोंकियल ब्रशिंग या वॉशिंग। ये ब्रोंकोस्कोपी जांच के दौरान किया जाता है, जिसमें एक पतली ट्यूब फेफड़ों में डालकर देखते हैं। उसी दौरान एक छोटे ब्रश से या सलाइन डालकर वायु मार्ग से कोशिकाएं ली जाती हैं। इससे फेफड़ों के ट्यूमर, इन्फेक्शंस जैसे TB, फंगल इन्फेक्शन या दूसरी समस्याओं की जांच होती है। राइट। ओरल म्यूकोसा यानी मुंह के अंदर की परत, गाल, मसूड़े, जीभ वगैरह से ब्रश या स्वैब से कोशिकाएं ली जाती हैं। ये मुंह के कैंसर या कैंसर पूर्व बदलाव, डिस्प्लेजिया या फिर इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, ओरल थ्रश या वायरल इन्फेक्शन या कोई पुरानी सूजन की जांच के लिए होता है। और कौन से हैं? इसी तरह थूक या ब्रोंको एल्वियोलार लैवेज, ये भी फेफड़ों के इन्फेक्शन और कैंसर के लिए जांचे जाते हैं।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सैंपल जो अक्सर एंडोस्कोपी के दौरान लिए जाते हैं, वो पाचन तंत्र के इन्फेक्शन, सूजन जैसे क्रोहन रोग या अल्सरेटिव कोलाइटिस या कैंसर के निदान में मदद करते हैं। और मूत्रपथ के सैंपल जैसे मूत्र का सैंपल या फिर सिस्टोस्कोपी के दौरान मूत्राशय को धोकर लिया गया तरल या ब्लैडर वॉशिंग या बायोप्सी, इनसे मूत्रपथ के इन्फेक्शन या मूत्राशय के कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, हर सैंपल प्रकार की अपनी तकनीक है और अपना महत्व है। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि शरीर के लगभग हर हिस्से से कोशिकाएं लेकर उनकी जांच संभव है, और ये छोटी सी कोशिकाएं हमें बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ हो गई कि साइटोलॉजी यानी कोशिकाओं का अध्ययन बीमारियों को और खासकर कैंसर को जल्दी पकड़ने का एक कितना शक्तिशाली जरिया है, और साथ ही ये भी कि इस शक्तिशाली जरिए का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सैंपल लेने से लेकर उसकी जांच तक हर कदम पर पूरी सटीकता और सावधानी बरती जाए। सही तकनीक, सही फिक्सेशन और जैसा आपने बार बार जोर दिया, सही और पूरी लेबलिंग। हाँ, और ये सोचना भी अपने आप में कितना रोचक है कि हमारे शरीर की ये सबसे छोटी बुनियादी इकाइयां, ये सेल्स, ये कोशिकाएं अपने अंदर स्वास्थ्य और बीमारी की कितनी जटिल, कितनी गहरी जानकारी समेटे हुए हैं। और जैसे जैसे तकनीक और विकसित होगी, शायद हम भविष्य में इन कोशिकाओं के अंदर और भी गहरे उतर पाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पर, आणविक स्तर पर बीमारियों को समझ पाएंगे और शायद उनका और भी सटीक इलाज ढूंढ पाएंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। वाकई ये भविष्य की ओर इशारा करता है। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।